ले बेटा जी, सेकंड पार्ट हमारा ऐसे शुरू हो रहा था। यहाँ हमने आपको टेस्ट दिया और इसके हम डिस्कशन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द वॉर शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेट मैसेजेस। अच्छा बेटा, आप सुनेंगे यहाँ पे जो आने वाला शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कोई फॉर एक प्रेपोजिशन, इसके बाद नाउन आना चाहिए। और नाउन का मतलब ये है कि जो गिवन ऑप्शंस है उसमें नाउन तलाश करें। तो डिकोडिंग भी राइटिंग सारे नाउन है, इसका मतलब यहाँ तो हमारे को फायदा नहीं हुआ। अब अगर फायदा नहीं हुआ तो हमने इसके मीनिंग को देखना है। ड्यूरिंग द वॉर शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेट मैसेज। सीक्रेट मैसेज को या तो लिखा जाता है, उसको कोडेड किया जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म होती है। वो कंसीलिंग, किसी बात को छुपाना होता है, रिमूविंग हटाने को कहते हैं, राइटिंग लिखने को कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी कोडिंग जो है इसका आंसर होगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद द जर्नल आर्टिकल फोकस्ड ऑन द डैश इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन सोल्जर्स। अब बेटा जी देखें, बात हो रही है जनरल इफेक्ट्स यूज्ड ऑन द आर्टिकल लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो नाउन आना चाहिए, जो वर्ड भी है। तो हम बात का पता क्या होता है, ऑप्शन के अंदर ना 3 एडजेक्टिव दिए होते हैं, सिर्फ एक ही नाउन दिया होता है, तो बड़ी आसानी से हम बात को समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ प्लेजेंट एडजेक्टिव है ना, सॉरी 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 सॉरी, आप देखें प्लेजेंट एडजेक्टिव है, डीह्यूमनाइजिंग भी एडजेक्टिव बन सकता है, ये सारे क्योंकि आगे इफेक्ट्स असल नाउन दिया हुआ है, इफेक्ट्स असल नाउन दिया हुआ है। अब चूंकि नाउन दिया हुआ है आर्टिकल के दरमियान, यहाँ पे अब नाउन नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास अब वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए। तो एडजेक्टिव जो है वो प्लेजेंट भी एडजेक्टिव है, डीह्यूमनाइजिंग भी एडजेक्टिव है, सेंटिलेटिंग भी और रिमूविंग भी है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमारे पास ये है कि प्लेजेंट तो हो नहीं सकता जी, क्योंकि वॉर का असरात फौजियों के ऊपर प्लेजेंट नहीं होता। ठीक है, सिंटिलेटिंग का मतलब हमें आता ही नहीं है। चलें, रिमूविंग इफेक्ट्स भी कोई बात नहीं बन रही, इसका मतलब या तो डीह्यूमनाइजिंग होगा या सेंटिलेटिंग होगा। आप देखें डी आपको हेल्प कर रहा है कि मतलब ह्यूमन इंसान होता है, उनको मारना कत्ल करने के मानों में आएगा, इसलिए बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब सिंटिलेटिंग में मीनिंग आता नहीं आता हमें इसको कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया। सिंटिलेटिंग है वैसे मतलब ब्राइट होता है, शाइनिंग होता है, ज्यादा ऑब्वियसली हमारा ये मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 के अंदर वी नीड टू डैश द प्लेन्स विंग्स बिफोर वी कैन टेक ऑफ। अब हम जो है ना वो उड़ना चाह रहे हैं और हमारे पास जहाज है, जहाज के क्या है, विंग्स हैं। तो विंग्स को उड़ने के लिए क्या करना चाहिए, डी कोड करना चाहिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं बन रही। ठीक है, कोई बात ही नहीं बन रही। पेडिक्योर का मतलब, पेडिक्योर मैनिक्योर जो है ना नाखूनों की तराश खराश होती है, ये भी आंसर नहीं बन पा रहा। ट्रिम का मतलब जो है ना वो परों की जो सफाई सुथराई को कहते हैं, तो जारी बात है जहाज की सफाई सुथराई तो नहीं ना हम आए करेंगे इसको। तो ये तो बिल्कुल इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता। तो ये डी आइस का मतलब जो है ना वो कहते हैं कि जो बर्फ शरफ उसके ऊपर गिरी हुई है, उसके ऊपर या सफाई को कहते हैं, तो डी आइस का वर्ड जो ज्यादा बेहतर हो सकता है यहाँ पे। रिसेंट एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द डैश ऑफ मैनी ब्लू कॉलर जॉब्स। बहुत सी जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, मतलब सिंपल जॉब्स हैं, उनके लिए क्या हुआ, रिसेंट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बढ़ोतरी की वजह से लेड टू डैश ऑफ मैनी ब्लू कॉलर जॉब, जो आम सी जो जॉब थी उनमें क्या हुआ, कमी आई या डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, तो ये हमने देखना है। तो ट्रिम क्यों नहीं होता, बट ट्रिम जो है ना वो परों को कहते हैं, जो जो परिंदों के पर होते हैं वो जब सफाई की जाती है उसके लिए ट्रिमिंग का वर्ड यूज होता है, या काटने के लिए यूज होता है। तो आपका क्या ख्याल है, जहाज के जो पर होते हैं उनको काटा थोड़ी जाता है, इसलिए डी आई इसका मतलब जो है ना यूज होगा। अच्छा जी, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे आएगा डी स्किलिंग जो है ना वो ज्यादा बेहतर होगा। डी स्किल कर, हमें स्किलफुल की ज्यादा जरूरत नहीं रही है, तो डी स्किलिंग आंसर होगा। ना ही डिप्लॉयमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि डिप्लॉय कर देना किसी जगह पे, और री इन्वेंटिंग का मतलब नए सिरे से इन्वेंशन के मानों में आता है, और मिस मैनेजिंग का मतलब होता है कि चीजों को बद इंतजामी के मानों में आना। तो इसका आंसर वो ना डी स्किलिंग जो है हमारा आंसर होगा। In the new year, many people like to dash by avoiding alcohol and caffeine for a new weeks. तो न्यू ईयर में many people like to, नए साल के अंदर बहुत से लोग क्या करना चाहते हैं, वो डैश करना चाहते हैं। आगे देखें लिखा बाय अवॉइडिंग, किस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, अल्कोहल से और रीफेंड से। इसका मतलब कि यहाँ पे वो अल्कोहल और कैफीन अवॉइड करना चाह रहे हैं। जब अवॉइड करना चाह रहे हैं तो डीकोलोनाइज, तो कॉलोनी को अपने आप को अलग करने को कहते हैं, कॉलोनी से अलग करने को डीकोलोनाइज कहते हैं, ये तो नहीं आंसर आ सकता। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है अवॉइड फ्रॉम अल्कोहल एंड कैफीन, इसलिए हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिनाउंस का मतलब जो है ना वो अनाउंस करना होता है, या डिनाउंस का मतलब होता है ऐलान कर देना कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आमतौर पर हम ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, अब ताल्लुकात के लिए रिश्ते से ओहदे से, उसको डिनाउंस करते हैं। और डिसएम्बार्क का मतलब जहाज से, हवाई जहाज से, जानवर से,
घोड़े वगैरह से उतरने के लिए डिसएम्बार्क का वर्ड यूज होता है। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा? डिटॉक्सिफाई इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। आई होप सो के आपको ये मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। तो हम आगे चलते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। लें जी, ये हमारे पास है अब नेक्स्ट असाइनमेंट। सीक्रेट मैसेज को कंसील नहीं कर सकते। नहीं बेटा, कंसील का मतलब चीजों को छुपाना होता है। वो जो मैसेजेस आते हैं ना वॉर के अंदर आते हैं, उनको कोडिंग और डी कोडिंग, इसके लिए प्रॉपर नेम है। तो प्रॉपर नाम के साथ चीजों को जो है ना वो लिखा जाता है। ठीक है, कंसील किसी भी चीज को किया जा सकता है, लेकिन वो जो वॉर के जो मैसेजेस होते हैं उनको कोड डी कोड किया जाता है। लो मेरा बच्चा जी, आखिरी हम टच दे रहे हैं अपनी वोकैबुलरी के ऊपर, ये लास्ट होगा। कॉमन प्रेवलेंट मेथड्स फॉर लर्निंग वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी को याद करने के मेथड कौन कौन से मशहूर हैं। डिप्लॉयमेंट का मीनिंग, डिप्लॉय का मतलब होता है टू यूटिलाइज सम फोर्सेस इन समवेयर, किस जगह पे यूज करना, उसको डिप्लॉय करना। आर्मी डिप्लॉय कर दी गई, आर्मी वहां पे लगा दी गई किसी काम। ले बेटा जी, ये कॉमन मेथड है। स्टिकी नोट्स के जरिए याद कर सकते हैं, निमोनिक्स के जरिए याद करते हैं, वर्ड लिस्ट फॉर वोकैबुलरी लर्निंग यूज करते हैं, लर्निंग विद द पार्टनर है, और क्रॉसवर्ड पजल है, मोबाइल एप्लीकेशन है, रीडिंग न्यूज़पेपर और आर्टिकल है, डेली रीडिंग है। ये मेरा बच्चा प्रेवलेंट मेथड्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया मशहूर हैं। आप देखें इनमें से कौन सा बेहतर है। बेटा कोई भी बेहतर नहीं है इसके अंदर, सारे क्रॉस कर दें। ना कुछ स्टिकी नोट लें, मतलब वो पेपर पे लेके लिखना शुरू कर दें, ये मैंने वर्ड याद किया तो हर जगह चिपकाया हुआ आपने, तो भाई वो तो गजनी वाला सीन बन जाएगा। निमोनिक्स बेटा जी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाइट अब नॉन रोजी है, लिफाफा है, फैन बॉयज है। कई बच्चों को याद होते हैं, कई को याद नहीं होते। वर्ड लिस्ट वोकैबुलरी, आप बेटा कितनी वर्ड वोकैबुलरी याद करोगे? लर्निंग विद अ पार्टनर, आप कहते हो लोरी हम रोजाना आज कितनी दफा आपने कहा आज से हम अंग्रेजी बोलेंगे, तुम 5 वर्ड तुम याद करना, 5 वर्ड मैं पूछ। वो कितने दिनों याद रहता है? कुछ भी नहीं रहता, एक दिन के बाद ही ठुस हो जाता है हमारा काम। ठीक है ना? तो सर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों ना करें, करें करें यूज करें। तो इसके बाद ये क्रॉसवर्ड पजल खेलते हैं हम लोग, मोबाइल एप्लीकेशन यूज होती है, रीडिंग न्यूज़पेपर और आर्टिकल हो सकते हैं। डेली रीडिंग के साथ इसमें सबसे अच्छा है वैसे डेली रीडिंग वाला ही है, लेकिन बेटा ये सारे मेथड काम के नहीं है। असल मेथड बेटा ये यहाँ पर आ रहे हैं आप लोग, ये मेथड यूज करना आपने। जी वाला मेथड, आर वाला मेथड, ए वाला मेथड, एस वाला, पी वाला, टी वाला। क्या बनता है ये? ग्रास्प टी, ये फॉर्मूला है। इस ग्रास्प टी को बेटा जी आप है ना अंडरस्टैंड कर लें। जितनी जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी वोकैबुलरी की लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। अब ये ग्रास्प पी टी है क्या चीज? व्हाट इज दिस ग्रास्प पी टी? सर कैन आई व्हाट्सएप यू इफ आई नीड एनी हेल्प इन माय सैट एग्जाम? यस श्योर बेटा, व्हाई नॉट। माय सैट एग्जाम prep I'll stuck in it बेटा, यू आर मोर देन वेलकम फॉर एनीथिंग। ग्रॉस पीटी का फॉर्मूला बेटा जी क्या है, इसको समझो मेरा बच्चा, आपका जीवन जो है ना सफलता में आने वाला है। जी मेरा बच्चा जी। अच्छा जी, ग्रॉस पीटी में ये पहला है ग्रुपिंग मेथड और क्लस्टरिंग। ग्रुपिंग मेथड पे आ जाए जी। रूट वर्ड्स, ये हम सीख चुके हैं। रूट वर्ड यानी वो सिनोनिम्स, वो जो है ना प्रीफिक्सेस अफिक्सेस पे कर चुके हैं। एसोसिएशन मेथड क्या होता है अभी हम इस पे बात करेंगे, एसोसिएशन मेथड क्या है। और ये सेंटेंस मेकिंग टेक्निक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमने ये बचपन से करते आ रहे हैं सेंटेंस मेकिंग टेक्निक, लेकिन हमने उसको उस अंदाज से नहीं किया। हमने रट्टा लगाया ना, हमने खुद थोड़े सेंटेंस बनाए थे। और ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी हम और कर चुके हैं। और लास्ट में क्या है? टोन ऑफ द वर्ड, इस पे भी बात कर चुके हैं। ये टोन ऑफ द वर्ड क्या है कि हम उसके फॉर्म, फंक्शन, सिग्नलिंग वर्ड, सिग्नलिंग मार्कर और रेफरेंट कॉन्टेक्स्ट ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है जी। अब गैस ये ना, ये जो ग्रास पीटी है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम किया है मैंने, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक गैसिंग टूल और दूसरा रिटेंशन टेक्निक। गैसिंग टूल क्या है कि मेरे सामने कोई वर्ड आता है तो मैं उसके मीनिंग को कैसे गैस करना है, वो दो टेक्निक है। वो एक रूट वर्ड है और दूसरा टोन ऑफ द वर्ड है। ये रूट वर्ड बताएगा मुझे कि इसकी क्या मीनिंग हो सकता है, और टोन मुझे बताएगा फॉर्म, फंक्शन, मीनिंग के जरिए से यार इसका क्या मीनिंग हो सकता है। और वंस आई केम टू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, हाउ कैन आई कीप दैट वर्ड इन माय माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम, उसके लिए मेरे पास ये टेक्निक्स हैं। भला कौन कौन सी टेक्निक है उसके लिए? उसके लिए मेरे पास गैस्प की टेक्निक है, GASP, गैस। गैस्प है या ग्रेस्प है? गैस्प यानी सांस लेने को भी गैस्प कहते हैं। एक गैस पिया और सारे वर्ड आपके जनाब हजम सारे। तो ये गैस्प की टेक्निक है। ये दो टेक्निक्स मेरा बच्चा आज से आदत बना लो अपनी, कि आपने इन लफ्जों को जेम रखेंगे, कभी भी आपको वोकैबुलरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसकी हैं क्या चीजें, इसको हम डिफाइन, ये जो रिटेंशन टेक्निक है,
आइए हम देख लेते हैं ग्रुपिंग से क्या मुराद है और ये एसोसिएशन से क्या मुराद है, सेंटेंस मेकिंग से क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम चीजें कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना ये बताने लगा हूँ रिटेंशन टेक्निक ग्रुपिंग। क्या होती है ग्रुपिंग? इसको आपने अपने ज़हन में रखना है बेटा, ग्रुपिंग किसे कहते हैं? ग्रुपिंग से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैन आया, आदमी आया, तो आदमी के हवाले से कितनी चीजें आपके ज़हन में आ सकती हैं। मतलब उसकी अपीयरेंस आ सकती है, तो वो शॉर्ट है, बल्की है, स्टाउट है, स्पेक्टेकुलर है, मस्कुलर है, स्ट्रैपिंग है। तो ये वर्ड आपके ज़हन में, आप बंदा ज़हन में आ रहा है और उसके साथ एक वर्ड आपके ज़हन में आया तो आपने उसके साथ वर्ड बोलना शुरू कर दिया। मतलब एंथ्रोप का मतलब ही मैन होता है। तो एंथ्रोप कैसा होता है? शॉर्ट है, बल्की है, स्टाउट है, स्पेक्टेकुलर है, मस्कुलर है, स्ट्रैपिंग है। आपने देखा यार वो जो उसके मैनर कैसे हैं? वो ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपफ्रंट है, आर्डुअस है, डिसेंट है, हार्श है। ये वर्ड ग्रुपिंग में आपके साथ याद हो रहे हैं आपको। और देखा कि वो जो उनकी नेचर कैसी है, वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है, इगोइस्ट है, परफेक्शनिस्ट है, कि सोफिस्टिकेटेड है। तो ये ग्रुपिंग के जरिए से, क्लस्टरिंग के जरिए से आपके पास वर्ड है। जहां पे आपने वर्ड है ना एक्सट्रोवर्ट, आपको यार बंदा बंदा एक्सट्रोवर्ट है, तो यार अगर एक्सट्रोवर्ट है तो फिर वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। नहीं, वो एम्बिवर्ट भी है, वो इगोइस्ट भी है, परफेक्शनिस्ट भी है, सोफिस्टिकेटेड भी है। तो इस तरह आपने ग्रुपिंग के जरिए से ना आपके ज़हन में वर्ड आना शुरू होती है। आपने एक वर्ड उठाएंगे ना, एक्सट्रोवर्ट उठाएंगे ना, ये सारे वर्ड आपके साथ ही क्लस्टर में आना शुरू हो जाएंगे। आप ऑनेस्ट की बात उठाएंगे ना, तो सारे वर्ड आपके ज़हन में यार ऑनेस्ट है, अपफ्रंट है, आर्डुअस है, डिसेंट है, वगैरह वगैरह। आप कहेंगे यार इसके ना सोशल स्टेटस कितना है, एफ्लुएंट है, रिच है ये पर्सन। और रिच के साथ कैसे देखें कैसे वर्ड आना शुरू हो गए। और एम्बीवर्ट है बेटा, एम्बीवर्ट का मतलब जो एक्सट्रोवर्ट और एंट्रोवर्ट दोनों होता है उसको कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बीवर्ट, हाँ, जो एक्सट्रोवर्ट भी होता है और एंट्रोवर्ट भी होता है, दोनों जो क्वालिटीज होती हैं उसको हम एम्बीवर्ट कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग बेटा वो जो डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड, पेचीदा यानी रख रखाव वाला, मेटिकुलस पर्सन को कहते हैं। इस तरह से वो सोशल स्टेटस के एफ्लुएंट है, रिच है, इम्पिकनस बड़ा वो गरीब है, लार्जेस्ट फयाज है, स्क्रूज बड़ा नादी वो खड़ूस किस्म का है, वो कंजूस इंसान है वो, ठीक है ना। और इम्पिकनस, तो इसके बाद आपने कहा कि वो फ्रूगल है, वो फैतशार है, लेविश जो है ना वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला अमीर आदमी है। तो ये तो सभी पता है, देखा ना, हम कहते हैं बड़ा अमीर आदमी है, तो कितने बड़ा है? एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, लेविश, रिच, जेनरस, मैनिफिसेंस, इम्पिकनेस, किफायत शार, गरीब, और लार्जेस्ट, फयाज, स्क्रूज जो है वो खड़ूस को कहते हैं। स्क्रूज, खड़ूस मिलता जुलता वर्ड है कि कंजूस, मक्खी चूस, स्क्रूज, तो फ्रूगल, किफायत शार। तो इस तरह आप एक वर्ड को जब उठाते हो तो सारे वर्ड आपके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। यार अच्छा, ये अगर रिच के लिए एफ्लुएंट था तो फिर गरीब के लिए क्या होगा? इम्पिकनेस होगा, पेनिवरस होगा, ठीक है, पेनी पिंचिंग होगा। तो ये वाले वर्ड एक जगह कहीं लिखे होंगे, पढ़े होंगे आपने, तो ये लिंक बनेगा। तो साथ-साथ जो है ना ये आपके वर्ड ग्रुपिंग में आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आपने कहा कि स्कोल्ड है, किसी ने डाँटा है, तो डाँट के वाले वर्ड जो स्कोल्ड वाले वर्ड है, सेंश्योर, स्नब, डोंट, टॉन्ट, रिप्रोच, रिप्रूव, रेप्रिमांड, तो ये वाले वर्ड इस तरह जो है ना आपके ज़हन में आना शुरू, इसकी अपने ग्रुपिंग बनानी है। इसको आप सिनोनिम कह लें बेशक। तो एक वर्ड के कितने सिनोनिम हो सकते हैं? एक जैसे मिलते-जुलते वर्ड के अपने पास इसकी लिस्ट बना लें। वो बेशक लिस्टिंग कह लें इसको, लेकिन ये है कि ये आप ग्रुपिंग के साथ इन लफ्ज़ों को लिखेंगे ना तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएँगी। ठीक है, चस्टाइज़, कैस्टिगेट, बिरेट, अपब्रेट, सेंश्योर, बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान, लगता है आप मेरे स्टूडेंट हो जो आपको ये वर्ड आ रहे हैं सारे। ये मुझे टेक्स्ट करो ज़रा कहाँ से हो? ये तो हमने याद है क्लास के अंदर लहक-लहक के पढ़ते थे। चस्टाइज़, कैस्टिगेट, बिरेट, अपब्रेट और डोंट, स्नब, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रूव, ये सारे वर्ड हैं। तो आपने कहीं पे इसकी एक ग्रुपिंग कर लें इन लफ्ज़ों की, बजाय लिस्ट बनाने की ना ग्रुपिंग बनाएँ। एक जैसे मिलते-जुलते वर्ड की ग्रुपिंग बना लेंगे बेटा, सारी वो नहीं भूलेंगे। अ, योर ओल्ड, अच्छा ठीक है बेटा अब्दुर्रहमान, वेलकम, वेलकम बेटा। मिटिगेट भी हो सकता है, शाबाश। तो ये मुझे इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि बेटा जितने बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, 10-10 साल हो गए उनको डॉक्टर बने हुए, लेकिन जब भी उनसे बात होती है ना, वो कहते हैं सर आज भी वोकैब्युलरी याद है, बिकॉज़ वी हैव फॉलोड दिस मेथड। तो आई होप सो यू विल फॉलो दिस। ठीक है जी। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टेक्नीक हमारे पास जैसे एमिटी है। अब हमें इसका मतलब ही नहीं पता एमिटी का, कोई बात नहीं। आप देखें अम्मी-ती, अम्मी और ती का रिलेशन जो होता है कितना ज़बरदस्त होता है, अम्मी और बेटी का रिलेशन। तो एमिटी का मतलब ये होता है कि ये फ्रेंडशिप है, एफेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है और कॉर्डियलिटी है, रेपो है और एमिकेबल, इसके ये मीनिंग बनते हैं। ठीक है जी। एसोसिएशन किसे कहते हैं बेटा? एक और टेक्निक है रिटेंशन टेक्निक, एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ग्रुपिंग से भी ज्यादा मजेदार ना एसोसिएशन टेक्निक है, ये बहुत मजेदार टेक्निक है। समझे बेटा एसोसिएशन टेक्निक क्या है।
एसोसिएशन टेक्निक क्या है, ये हम बट आप एसोसिएशन टेक्निक को पढ़ेंगे, सेंटेंस मेकिंग ऑफ पार्ट्स। एसोसिएशन टेक्निक क्या है? आपने कहा जी कि मैन और उसके पेरेंट्स देख लिया आपने, उसके आपने मैनर भी देख लिए, आपने नेचर भी देख ली उसकी, सोशल स्टेटस भी याद कर लिया आपने, स्कोल्ड भी याद कर लिया, ये अपने वर्ड याद कर लिए, ये आपके पास वर्ड है, आप याद किए हुए आपने। सिर्फ वर्ड याद करना, ग्रुपिंग करना काफी नहीं है, जब तक आप अपने ज़हन में उनकी इसकी पिक्चर नहीं बिठाते। अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें, अपीयरेंस क्लास से किसी ने कहा टॉल, तो बेटा ज़हन में पिक्चर लाएं, आपके ज़हन में कौन कौन सा बंदा जो है ना वो टॉल है। जैसे इस बंदे की पिक्चर आपके ज़हन में आएगी ना, साथ ही वर्ड भी आ जाएगा आपके। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये साइकोलॉजिकली बात आपसे शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ यार ट्री, तो बेटा फौरन ज़हन में आपके दरख्त बन गया है। मैं कहता हूँ कि जी मेरे वालिद मोहतरम, बेटा उनकी पिक्चर आ गई है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग पिक्चर या एसोसिएशन आपके ज़हन में बनेगी ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग वर्ड आपके ज़हन में आ रहा होगा। इस तरह हम देखते हैं, मैं कहता हूँ ये देखें, पेरेंट्स है तो ये किसी बंदे की पिक्चर आपके ज़हन में आ गई ना, तो टॉल और शॉर्ट का आइडिया आ जाएगा। ये देखें भाईजान फैट साहब है, ये ओबीस है, चब्बी है, स्टाउट है, इसकी पिक्चर आपके ज़हन में बन रही है। और ये जो है ना वो भाईजान कौन है, ये भी हट्टा-कट्टा, लेम-शेम के साथ पिक्चर्स बन रही है। इस तरह से मैनर्स कैसे हैं, ये एक्सट्रोवर्ट पीपल हैं, ये कौन है, ये इंट्रोवर्ट है, बेचारी अलग से जो है वो बैठी हुई है चुपचाप करके। हाँ जी, मेरे रूहानी वालिद मोहतरम, ठीक है, थैंक यू। तो इसी तरह से ये देखें, ये नेचर कैसी है उसकी, ये एफ्लुएंट है, अमीर आदमी है, और ये देखें कितने अमीर लोग हैं, इनकी पिक्चर ज़हन में, ये गरीब आदमी है, गरीब की पिक्चर, और ये डांट-डपट वाली पिक्चर, और ये हेल्पिंग की, एमिटी, फ्रेंडशिप की। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द आइडिया कि चीज़ें जो है ना वो किस अंदाज से आ रही होती हैं। ठीक है जी? तो बेटा ग्रास पीटी का फॉर्मूला ज़रा जल्दी से रिपीट करें मेरे साथ, मैंने क्या बोला? ग्रास पे हमने क्या पढ़ा? ग्रास में क्या पढ़ा हमने? ग्रुपिंग करनी। ए से क्या पढ़ा हमने? एसोसिएशन का हमने जो है वो देखा, और उसके बाद ए से जी से ग्रुपिंग, आर से रूट वर्ड, ए से एसोसिएशन, एस से सेंटेंस मेकिंग, और पी से पार्ट्स ऑफ स्पीच, और टी से टोन ऑफ द वर्ड। तो ये जब सारी टेक्निक्स मिल के आप एक वर्ड के ऊपर अटैक कर दोगे ना, तो वो वर्ड आपका दोस्त बन जाएगा और आपके साथ रहेगा। ठीक है जी? तो मेरा ख्याल है हमने बहुत हद तक वोकैब्युलरी के जो है ना चीज़ों को कवर अप कर लिया है। ये लास्ट स्लाइड है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम कल करेंगे, और कल हम जो है ना वोकैब्युलरी वाले लेसन को जो है ना वाइंड अप भी कर देंगे। ये मैं आपकी स्लाइड बेटा जी एक दफ़ा शेयर कर दूँ आपसे। ये कितनी बेटा सारी स्लाइड से ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। जितनी भी वोकैब्युलरी हम जैसे वास्ता पढ़ने वाला है ना, बेटा वो 4 टाइप्स के वर्ड हमारे सामने वास्ता पढ़ने वाला है। वर्ड, एक वर्ड हमारे सामने आएगा, उसके डेरिवेटिव्स हमारे सामने आएंगे, इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स हमारे सामने आएंगे, या कोलोकेशन की शक्ल में चीज आएगी। इनको हमने अंडरस्टैंड करना है। फोकस किसके ऊपर होगा? वर्ड के ऊपर होगा, उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर होगा, इडियम्स फ्रेजेस के ऊपर होगा, और कोलोकेशन के ऊपर होगा। अगर आपको वर्ड की नेचर का पता है ना, स्कोप का पता है कि एक वर्ड कैसे कैसे हो सकता है, मतलब एक वर्ड जो है उसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, होमोनिम्स हो सकता है, होमोग्राफ हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड हो सकता है, उसका डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग हो सकता है। तो ये आपने वर्ड को हमने सेपरेट अंदाज से पढ़ना है कि ये सिनोनिम है कि इसका एंटोनिम है, ये होमोनिम है, ये होमोग्राफ है। फिर हमने उसके डेरिवेटिव देखने हैं कि डेरिवेटिव से मुराद ये है कि ऑलमोस्ट एवरी वर्ड हैज इट्स डेरिवेशन, मतलब लाइक चाइल्ड है तो चिल्ड्रन है, बिकम्स चिल्ड्रन, क्लाउड है तो क्लाउडी है, और ब्रांच है तो ये एक्सप्लेन्ड अंडर द बैनर ऑफ, ये ग्राफोलॉजी या अफिक्सेस के जो स्टडी है, इसको हम जो है ना वो कुछ तो हम टच कर चुके हैं, कुछ पढ़ेंगे। तो इसके बाद ये हम पढ़ेंगे इडियम्स और फ्रेजेस। ये भी आप देख चुके हो कि एवरी लैंग्वेज हैज सम वर्ड्स दैट आर नॉट यूज्ड इन देयर वर्ड्स बट हैव डिफरेंट derived और connotative meanings, और call it day, cold shoulder, hit the road, running, put across। ये idioms और phrasal verbs भी जारी बात है, जब तक हम इसको go through नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। कोलोकेशन बेटा जी क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है, वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रुप, वर्ड आर यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रुप, फिक्स्ड फ्रेजेस फॉर वर्ड पार्टनर। बेटा ये कितनी तरह के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तरह के होते हैं। मतलब नाउन प्लस नाउन, जैसे राउंड ऑफ अप्लॉज, एडजेक्टिव प्लस noun, a soft drink, loud voice, lions roars, snow falls, committing murder, run out of money, placed gently on the table, और utterly stupid, richly decorated। तो ये वर्ड utterly stupid ही होता है। हम इसके लिए एक वर्ड जो है ना वो
टोटली स्टूपिड जो है वो नहीं कहते होते, रिचली डेकोरेटेड होता है और कंप्लीटली डेकोरेटेड नहीं होता। ये हमारे कोलोकेशन वाले वर्ड हैं। इसी तरह हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक होता है, हार्ड ड्रिंक नहीं होती कि लो जी हार्ड ड्रिंक ले आओ। लाउड वॉइस होती है, स्क्रीमिंग वॉइस भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल वर्ड जो है ना, इनको कोलोकेशन कहते हैं। इसको हमने जो है वो थोड़ा बहुत टच ज़रूर करना है ताकि हमें करेक्शन के अंदर किसी किस्म का मसला ना पड़े। ठीक है जी? लें जी, ये हमारी स्लाइड हमारी खत्म हो गई। कल हम इंशाल्लाह इसी स्लाइड को जो है ना एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि ये वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, डेरिवेटिव कैसे होते हैं, इडियम फ्रेजेस और कोलोकेशन को थोड़ा सा टच करने के बाद हम सेंटेंस कंप्लीशन की एक दफा रिवीजन करने के बाद इसके हम जो है वो टेस्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा जी, हमारे पास कुछ 4-5 मिनट हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बेटा यू आर मोर देन वेलकम।